हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट रन पे हमने जो मेरी लास्ट वीडियो थी एनर्जी इंट्रैक्शन की, उसमें हमने वर्क को बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर छोड़ दिया था। तो वहीं से कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं कि हमने सीखा था कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, जिसमें एक पिस्टन लिया था, पिस्टन का एरिया ये था, उसमें डिस्प्लेसमेंट डी एक्स था, तो उसको निकाल करके हमने ये वर्क की इक्वेशन बनाई थी। यदि इसको हम पी और प्रेशर वॉल्यूम पर ड्रॉ करें और ये दो पॉइंट लें कि यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसके द्वारा जो हमारा वॉल्यूम स्वेप्ट हुआ है वो है डीवी। अब जो ये दो पॉइंट है ये बहुत क्लोज मान लिए हैं हमने, और इसलिए हमने इन दोनों पॉइंट के लिए जो प्रेशर लिया है वो पी कंसीडर किया है। ये तो हमने एनलार्ज व्यू दिखाया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है उसको हमने प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस पर दिखा करके इसका एक इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करी है कि यदि हम इन दोनों पॉइंट को बहुत क्लोज मान लें और इनके दोनों के लिए प्रेशर पी मान लें, तो वॉल्यूम वाली एक्सिस पर इन दोनों पॉइंट का प्रोजेक्शन और जो उस पर्टिकुलर कर्व का एरिया निकल करके आएगा उसको हम वर्क डन से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए, तो यदि दोनों पॉइंट्स के लिए प्रेशर P है तो इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो P इंटू डीवी होगा। यदि इसे अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर मान लिया जाए तो एरिया इक्वल्स टू पी डीवी। इसलिए क्लोज सिस्टम के लिए जो वर्क होता है वो पी डीवी या एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस, कि इसको जो प्रोजेक्ट किया जाएगा वो वॉल्यूम वाली एक्सिस पर ही किया जाएगा, जिसे हम पीडीवी से डिनोट करते हैं या इसे हम नॉन फ्लो वर्क डन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि जब हमें यह पता लग गया कि किसी भी कर्व के लिए प्रोजेक्ट करने के बाद हमें एरिया प्राप्त हो जाता है और उस एरिया को हम वर्क डन कहते हैं, तो यदि हम 2.1 से 2 कोई प्रोसेस हो रहा है और उसे हम पीवी डायग्राम पर डिनोट कर रहे हैं, तो 1 से 2 जाने के लिए हमने दो अलग अलग पाथ को यूज किया, एक बी को और एक ए को। तो जो पाथ बी पर हम फॉलो कर रहे हैं 1 से 2 जाने के लिए, पाथ बी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसके नीचे का जो एरिया होगा वो हमें वर्क डन दे देगा, और जो पाथ ए को फॉलो करेंगे तो उसके नीचे का जो एरिया होगा वो हमें वर्क डन दे देगा। और आप देख सकते हैं कि दोनों एरिया बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों वर्क डन बराबर नहीं है। तो डब्ल्यू ए इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी दो द एंड पॉइंट्स आर सेम, मतलब दोनों के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स सेम है, बट एरिया अंडर द कर्व इज नॉट सेम। देयरफॉर वर्क ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वर्क ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन। इसका मतलब जो वर्क ट्रांसफर हो रहा है 1 से 2 पर वो डिपेंड कर रहा है बी पर या ए पर, मतलब पाथ पर डिपेंड कर रहा है। तो वर्क ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन, इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होती तो ये इस पर डिपेंड करता है, स्टेट पर। इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी एंड इट इज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसीलिए ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। सो डिनोटेड बाय डी क्रॉस, मतलब डी को कट किया हुआ है क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ये है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, या इसको हम डेल्टा डब्ल्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने पहले भी यूज किया था इसको, और आपको बताया था कि हम आगे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है कि हम डी को लिखते हैं उसे कट कर देते हैं। डी का मतलब होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और डी को कट कर दिया तो उसका मतलब इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। सो इसको हम डेल्टा डब्ल्यू या डी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। चलिए अब समझते हैं एक एक प्रोसेस के लिए हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। सबसे पहला वर्क ट्रांसफर वेरियस क्लोज सिस्टम के लिए, जिसमें सबसे पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम, या इसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं या आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। यदि पीवी डायग्राम पे देखेंगे इसको, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हम सब जगह पर प्रोजेक्शन जो डाल रहे हैं वो वॉल्यूम वाली एक्सिस पर कर रहे हैं। तो सपोज 1 से 2, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है हमें, तो एक ही लाइन आएगी, सिंगल वर्टिकल लाइन, तो V1 बराबर V2,
और यदि V1 बराबर V2 है तो dV इक्वल्स टू 0 होगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, तो वर्क डन PdV के हिसाब से 0 होगा। तो आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में या आइसोकोरिक प्रोसेस में या आइसोमेट्रिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। नेक्स्ट आपका जो है सेकंड प्रोसेस है जिसको हम अगेन 3 नामों से जानते हैं, कांस्टेंट प्रेशर और आइसोबैरिक और आइसोपाइस्टिक। ये नाम आप याद रखने के लिए बहुत आसान सा तरीका देख सकते हैं कि प्रेशर को जो मेजर किया जाता है वो बैरोमीटर, तो वहां से आइसोबैरिक, आइसो का मतलब कहीं पे भी आइसो वर्ड यूज हो रहा है तो उसका मतलब है कांस्टेंट, तो आइसोबैरिक या आइसोकोरिक, आइसोपाइस्टिक या कांस्टेंट प्रेशर, 3 नामों से इसे जानते हैं। समझते हैं इसको क्या कैसा प्रोसेस है। प्रेशर कांस्टेंट होना है ये तो हमें समझ में आ गया। ये आपका पिस्टन है, अंदर गैस भरी हुई है, इस पिस्टन का वेट डाउनवर्ड काम करेगा तो उसे फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो W/A, तो P प्रेशर काम कर रहा है और इसके वेट की वजह से जितना प्रेशर नीचे काम कर रहा है W/A, और इसके पिस्टन के बाहर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो ये इक्वेशन आपकी जनरेट होगी, P एटमॉस्फेरिक डाउनवर्ड काम कर रहा है प्लस इस पिस्टन के वेट की वजह से जो प्रेशर काम कर रहा है, इन दोनों का सम गैस के प्रेशर के बराबर होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसी पोजीशन में रहेगा। और P गैस जो है कांस्टेंट है जब तक हम उसे कोई भी आउटसाइड या इंटरनल किसी भी रिसोर्सेज से कोई एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे। तो वर्क डन क्या होता है, V1 से V2 P dV, प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं तो इंटू dV, और इसको इंटीग्रेट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपके पास वर्क डन बराबर P V2 माइनस V1, या इसे PV डायग्राम पर देखेंगे तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, 1 से 2 जाने के लिए आपका P1 P2 दोनों बराबर होंगे। जब इसे हम वॉल्यूम वाली एक्सिस पर प्रोजेक्ट करेंगे तो इसके नीचे का जो एरिया होगा वो हमें वर्क डन देगा। देख सकते हैं आप V2 माइनस V1, तो ये वाली वैल्यू हो गई इंटू P, तो P इंटू V2 माइनस V1, या इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो इस प्रकार से हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हमने ये फॉर्मूला जनरेट कर लिया। अभी तक हमने 2 प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाला। नंबर 1 आइसोकोरिक प्रोसेस जिसके लिए वर्क डन 0 होता है, एंड नंबर 2 कांस्टेंट प्रेशर या आइसोबैरिक जिसके लिए वर्क डन प्रेशर इंटू V2 माइनस V1 या फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तीसरा प्रोसेस करने जा रहे हैं हम जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब यदि हम आइडियल गैस इक्वेशन से देखें PV बराबर MRT या NRT, यदि नंबर ऑफ मोल्स को लेंगे तो N ले लेंगे और मास लेंगे तो M ले लेंगे। यदि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV बराबर कांस्टेंट, और इसका डायग्राम यदि PV डायग्राम पर इसका ग्राफ बनाएंगे तो प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस पर देखेंगे तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से आएगा। सपोज ये 1 ये 2 है, यहां से हम प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि यदि आप मैथमेटिक्स में देखेंगे तो एक्स वाई बराबर कांस्टेंट, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है जिसका कर्व कुछ ऐसे ही आता है। और क्योंकि यहां पर भी आप वही चीज देख रहे हैं, यदि एक्स और वाई की जगह पर प्रेशर वॉल्यूम देखेंगे और वो कांस्टेंट है तो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि द कर्व ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या मतलब हुआ इस पूरे कर्व का, ये मतलब हुआ इसका कि प्रेशर वॉल्यूम मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट
इस पूरे कर्व पर कांस्टेंट रहेगा। कैसे कि यदि जिस रेशो में प्रेशर बढ़ेगा उस रेशो में वॉल्यूम घट जाएगा, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर कांस्टेंट, या इक्वल्स टू जो हमने माना हुआ है C। अब इस प्रोसेस के लिए हमें क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है हमारा, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P dV V1 से V2। अब यदि आप यहां से देखेंगे तो P की वैल्यू हम लिख सकते हैं C अपॉन V, तो लिख सकते हैं V1 से V2 C अपॉन V dV। क्योंकि C कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले सकते हैं, और V1 से V2 dV अपॉन V, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो C log टू द बेस E V V1 से V2। और यदि आप इसे लिखेंगे तो C log टू द बेस E V2 माइनस log टू द बेस E V1, या फाइनली C log V2 अपॉन V1, क्योंकि log A माइनस log B इक्वल्स टू log A अपॉन B। ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन में आप C की वैल्यू को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब C हमारे पास क्या क्या हो सकता है, C हमारे पास बहुत सारी फॉर्म में हो सकता है। कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है कि C की वैल्यू P1 V1 भी हो सकती है, C की वैल्यू P2 V2 भी हो सकती है, और PV बराबर RT से इसकी जगह पर आप MRT1 भी लिख सकते हैं, MRT2 भी लिख सकते हैं, और इस वॉल्यूम की जगह पर आप, क्योंकि P इंटू V बराबर कांस्टेंट है, तो इन दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो V2 अपॉन V1 की जगह हम P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं। तो आप इसके द्वारा कम से कम 6 से 8 फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। यदि इन सब की जगह पर चारों चीज लिख सकते हैं आप, तो 4 फॉर्मूले आपके ये बन गए, और यदि इसकी जगह पर ये लिख दिया आपने तो 4 फॉर्मूले और तैयार हो गए। तो कुल मिलाकर के आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, और उसके अकॉर्डिंगली मुझे इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब हम देखते हैं लास्ट प्रोसेस, जो कि है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अभी इसको डिटेल में देखते हैं। तो लास्ट है आपका नंबर 4, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसे हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। जब हम अभी आगे बढ़ेंगे, सेकंड लॉ तक पहुंचेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि क्यों इसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं, लेकिन अभी मैं आपको केवल थोड़ी सी जानकारी दूंगा इसकी। इस प्रोसेस की गवर्निंग इक्वेशन होती है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, सपोज C, और इस प्रोसेस के लिए Q हीट का आदान प्रदान 0 होता है। मतलब सिस्टम से ना तो कोई हीट बाहर जाएगी ना सिस्टम में आएगी, मतलब एक प्रकार से इंसुलेटेड मान सकते हैं यहां पे से। अब इस प्रोसेस के लिए यदि आप प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस पर इसका डायग्राम खींचेंगे तो वो लगभग ऐसा ही आएगा जैसा आपका आइसोथर्मल में नजर आ रहा था, लेकिन दोनों के स्लोप में अंतर होगा। वो हम प्रूव भी करेंगे कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। चलिए अभी तो इस प्रोसेस के लिए हम पहले वर्क डन निकालते हैं। तो ये हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस की, और हमारे पास वर्क डन निकालने का क्या तरीका है, और इसमें
और इसमें सिमिलरिटी है, केवल अंतर इतना है कि यहाँ पर आइसोथर्मल में तो जितना प्रेशर घटेगा उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब डबल हो रहा है तो वो आधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पीवी की पावर गामा, मतलब यदि प्रेशर एक पर्टिकुलर अमाउंट में घट रहा है तो वॉल्यूम एक की पावर गामा की टर्म्स में वो बढ़ेगा, मतलब ज्यादा बढ़ेगा, मतलब उसी रेशो में नहीं बढ़ेगा जिस रेशो में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बढ़ता था। इसे और डिटेल में चर्चा करेंगे जब जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम वर्क डन निकालते हैं इस प्रोसेस के लिए। तो पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट का मतलब भी है कि P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है। तो यदि हम वर्क डन निकालेंगे तो फिर से V1 से V2 करेंगे और P dV। अब यहां पर आप फिर से V1 से V2 और इस P की जगह पर C अपॉन V की पावर गामा लिख सकते हैं यहां से कि P बराबर C अपॉन V की पावर गामा। C हमारा कांस्टेंट है और इसको हम V1 से V2 और V की पावर माइनस गामा dV लिख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन इसको हम V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 V1 से V2 लिख सकते हैं। और अब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं कि C अपॉन 1 माइनस गामा और ब्रैकेट में V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। तो यहां से एक जनरल इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो वर्क डन इक्वल्स टू, बस ये वाला जो लाइन है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि हमें किस जगह पर क्या लिखना है। 1 अपॉन 1 माइनस गामा तो ऐसे ही रहेगा ये वाली वैल्यू। अब इस C की मल्टीप्लाई हम अंदर करने जा रहे हैं, तो जब हम इस C की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो स्टूडेंट हम इस C की जगह पर लिखेंगे P2 V2 की पावर गामा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1। और जब इस C की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो हम इसकी जगह पर, क्योंकि P1 V1 की पावर गामा भी लिख सकते हैं, तो P1 V1 की पावर गामा इंटू V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। तो यदि आप इसे देखेंगे तो आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस गामा सॉल्व करेंगे तो V2 की पावर गामा से V2 की पावर माइनस गामा, तो यहाँ पे V2 की पावर 1 बचेगा, तो ये आपके पास P2 V2 माइनस P1 V1। और यदि आप इसे, क्योंकि गामा की वैल्यू एयर के लिए 1.4 होती है, तो इसे हम रिवर्स कर लेंगे, तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये आपके पास जनरल इक्वेशन बन गई एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए निकालने के लिए कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है। इस प्रोसेस के बाद हम नेक्स्ट टर्न पे एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वर्क डन का, जिसका नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन। और उस प्रोसेस के द्वारा हम सारे के सारे यही प्रोसेस ड्राइव करेंगे, और नेक्स्ट टर्न पे AKTU में आए हुए कम से कम 3 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि यहाँ से हर बार एक न्यूमेरिकल और डेरिवेशन अवश्य आता है। अगले 1 से 2 टर्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कोई भी वीडियो लेक्चर मिस मत करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।